हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता, क्लास 7th का बच्चों जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन यानी कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में, चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। आशा कर रही हूँ कि आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे श्वसन की प्रक्रिया के बारे में। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने कुछ सही गलत यानी मैचिंग मिलान ये सब कर लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद बच्चों अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो उसको एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड। बच्चों जो आप लोगों का चैप्टर है जीवों में श्वसन, ये आपका विज्ञान की पुस्तक जो कक्षा 7 की है उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 है, जीवों में श्वसन। उसके बारे में आपको पढ़ना है। पढ़ आप चुके हैं, पिछले कुछ सेशंस में आपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज आप नोटबुक में अपने पेन से अपना नोट कर लेंगे। कुछ प्रश्न है एक्सरसाइज के जो आपको कंप्लीट करने थे। जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है कि कोई धावक यानी कि जो दौड़ लगाने वाला व्यक्ति है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक और गहरी सांसें क्यों लेता है। सामान्य से अधिक तेजी से यानी कि जिसको श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गहरी और लंबी सांसें और जल्दी जल्दी सांसें क्यों लेता है। क्वेश्चन नोट करेंगे, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से और गहरी सांसें क्यों लेता है। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों, का आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, जब धावक या दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बहुत तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। कुछ भी काम हम करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे, जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी। उस अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है बच्चों। अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऊर्जा के लिए हमारे कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। यानी कि तेजी से सांस लेने का मतलब क्या हुआ कि जो धावक है, जो दौड़ने वाला व्यक्ति है, उसकी श्वसन दर क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, लोग जिम जाते हैं, कसरत करते समय, व्यायाम करते समय, दौड़ लगाते समय, उस समय क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक क्या करता है, तेजी से सांस लेता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करती है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। जब धावक दौड़ में भाग लेता है उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक क्या करता है, ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करता है। ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए वो क्या करता है, बहुत श्वसन दर यानी कि सांस लेने की जो दर है, सांस लेने का जो प्रक्रम है, वो क्या होता है, श्वसन प्रक्रम बहुत तेजी से होने लगता है। श्वसन की प्रक्रिया बढ़ जाती है और धावक तेजी से जल्दी जल्दी सांसें लेता है, जिससे ऑक्सीजन को वो
ज्यादा इनटेक कर सके और उसके बाद फिर जो भोजन के टूटने की गति है, ग्लूकोज का जो विखंडन है वो बढ़ जाता है और उसके बाद अधिक ऊर्जा वो प्राप्त कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। आप इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, बीच में एक लाइन खींच ले, एक मार्जिन दे लें और उसके बाद लेफ्ट में अवायवीय श्वसन लिखें और राइट में वायवीय श्वसन लिखें। इस तरह से भी आप अलग अलग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समानताएं क्या है वायवीय श्वसन में? देखिए, आप सबको पता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच केवल एक यही समानता है कि दोनों प्रकार के श्वसन में भोजन से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अंतर क्या है कि जो आपका वायवीय श्वसन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के क्या हैं? अंतिम उत्पाद हैं। देखिए, वायवीय श्वसन का मतलब बच्चों आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रकार का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक, ऑक्सीजन का यूज होने वाला श्वसन। अब आप कहेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में तो हर जगह ऑक्सीजन यूज होती है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और तीसरे प्रकार की श्वसन प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन के अभाव में। मतलब जहां पे क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होगी। देखिए, अभाव और अनुपस्थिति में फर्क होता है बच्चों। अभाव का मतलब है वहां ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपलब्ध है, कुछ मतलब कमी है ऑक्सीजन की। जैसे पहाड़ों पे, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे, जो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है, कमी होती है, लेकिन अनुपस्थित नहीं होती ऑक्सीजन वहां पे। वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं। तो अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है इन दोनों में? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन में जहां पर ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से अनुपस्थिति होगी, ऐसे कंडीशन में जो श्वसन का प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो आपका अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। इसको नोट करते चलेंगे बच्चों। पूर्ण विराम, वायवीय श्वसन में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, वो अवायवीय श्वसन की तुलना में जो ऑक्सीजन वाला श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसमें ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मुक्त होती है। अब जब अवायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर आप जान रहे हैं, तो इसी समय पे तीसरे प्रकार का जो श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती परंतु क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है, उसमें आपका जो उत्पाद है श्वसन का, वो क्या होगा बच्चों? जो आपका वायवीय श्वसन था उसमें ऑक्सीजन उत्पाद आपका श्वसन का था कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा। जो अवायवीय प्रकार का श्वसन था उसमें आपका उत्पाद था अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक, जो ऑक्सीजन के अभाव में तीसरे प्रकार की श्वसन प्रक्रिया हो रही थी, उसमें आपका क्या था? अल्कोहल की जगह पे वहां पे बनने लगता है लैक्टिक एसिड।
ठीक, जो आपके मसल्स में, मांसपेशियों में इसका संचयन होने लगता है, स्टोरेज होने लगता है, और उसके बाद उसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जब स्टोरेज होने लगता है आपके मसल्स में, तब आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ सकता है, या एक प्रश्न, 1 नंबर के किसी प्रश्न में आ सकता है, या 2 नंबर के भी प्रश्न में आ सकता है, या टिप्पणी टाइप का लिखने को आ सकता है। तो किसी भी प्रकार से आ सकता है। अगर आपको कंफर्म है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का अभाव में भी श्वसन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? जो हम छींकने लगते हैं कभी कभी, तो उसका क्या रीजन होता है? आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था श्वसन तंत्र को जब आप पढ़ रहे थे, तो श्वसन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ले जाने का, शरीर के अंदर ले जाने का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसको आप क्या कहते हैं? नासा गुहा या नेजल कैविटी कहते हैं। तो छींकना क्या होता है? नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। अवांछित मतलब कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसा पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, वो आपके अवांछित धूलकण या अवांछित पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं, इसको आप अवांछित प्रदूषित अणु कह सकते हैं। अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से ये होता है। जब धूल के कण या कोई भी प्रदूषण से युक्त कोई कण है, वो आपकी नाक में प्रवेश करते हैं, तो आप सबको पता है कि जो हमारे मानव शरीर का जो मस्तिष्क है बच्चों, जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, ये कंप्यूटर के एक, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू के थ्रू ही कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। इसी तरह से जो हमारा माइंड है, ये सीपीयू की तरह काम करता है। अगर हम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो हमारे सीपीयू की तरह काम करता है। तो सीपीयू में संदेश पहुंच जाता है जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं, तो मस्तिष्क में ये संदेश पहुंच जाता है, या ये मैसेज रिसीव हो जाता है। क्या मैसेज रिसीव हो जाता है? कि भाई कुछ अनवांटेड पार्टिकल है जो शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नेजल कैविटी के एक पार्ट को निर्देश देता है, यानी माइंड क्या करता है? माइंड निर्देश देता है। तो छींकना जो है वो एक प्रकार का क्या है? रक्षा तंत्र है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, जिसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। जब हम अपनी अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं या बहुत ज्यादा प्रदूषण युक्त स्थान पे सांस लेते हैं, तो हमें छींक क्यों आने लगती है? किसी किसी को क्या होता है बच्चों, कि किसी स्पेसिफिक चीज से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी के कारण भी क्या होता है? छींक आती है, और वो लगातार आती है, मतलब नॉन स्टॉप छींक आने लगती है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती जिसको कहते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड को पता चल जाता है कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीज है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपके लंग्स में अगर वो पहुंच जाए तो वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए क्या होती है? बहुत तेजी से छींक आने लग जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कण भी हैं बच्चों कि जो आप सांस लेते समय, आप मतलब छींक आने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं होते, अंदर चले जाते हैं, और उस प्रकार से फिर वो इंसान को इन्फेक्ट कर देते हैं, बीमार कर देते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। इसीलिए आजकल के माहौल में मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, जो हमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए कहा जाता है बच्चों। तो मास्क का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। इससे
जो हम अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे शरीर में नहीं जाने चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी हैं, उनको अंदर जाने से, शरीर के अंदर जाने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, छींकने के बारे में एक और आपका एक पॉइंट है कि जो छींकने की प्रक्रिया है बच्चों, ये हम लोगों की एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। मतलब छींकना आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप यू कैन से कि जो छींकने हैं, आप स्नीजिंग करते हैं जो आप, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब अब देखिए, जब माइंड उसको डायरेक्शन दे रहा है कि छींकना है, तो वो आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता। अगर कुछ अनवांटेड आपके नाक में गया है तो आपकी इच्छा के, मतलब आप ना भी चाहें उस समय भी आपको छींक आ सकती है ना। वो अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जो आपके मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, वो डायरेक्ट करता है, आपके शरीर को निर्देश देता है, आपके नाक को निर्देश देता है कि छींकने, और छींकने से क्या होता है, जो अनवांटेड पार्टिकल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। छींक के रास्ते से, आपके नाक के अंदर प्रवेश करने से पहले ही वो छींक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है कि 3 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इनमें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक घोंघा रखिए, यानी कि स्नेल वाला, जो इस समय बारिश के मौसम में बहुत सारा स्नेल इधर उधर घूमते हुए रहते हैं। तो परखनली ए में आप स्नेल को हाथ से नहीं टच करेंगे। अगर आपको मान लीजिए ये करना भी है तो हाथ से नहीं टच करेंगे। डोंट टच विद योर हैंड्स। आप किसी लकड़ी की सहायता से अंदर कर सकते हैं परखनली के उसको। परखनली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ठीक है, उत्तर है इसका कि जीव श्वसन के दौरान क्या करते हैं बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, आप सबको पता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन समृद्ध वायु क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर के बाहर छोड़ी जाती है। ये किसी भी प्रकार के जीवों में हो रहे श्वसन या पादपों में हो रहे श्वसन, हर प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है और आपका ऑक्सीजन ही उपयोग की जाती है। तो परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। परखनली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। परखनली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है, इसकी सांद्रता कम हो जाती है। अब देखिए, ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट नोट कर लिया है बच्चों, इसका आंसर आप नोट कर ले स्क्रीन पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको समझाती हूँ। देखिए, जो भी श्वसन की प्रक्रिया होती है किसी भी प्रकार के जीवों में, पौधों में, पादपों में, हर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा ही ऑक्सीजन यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है श्वसन के समय। ठीक, वो कंफ्यूजन आपको अगर है कि पौधों में, तो पौधों में भी पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया के समय पे ऑक्सीजन यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ी जाती है। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि पौधों में श्वसन के साथ साथ उनका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो श्वसन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण,
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के समय पे छोड़ी जाती है वो पौधों के द्वारा यूज कर ली जाती है भोजन बनाने के लिए, अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो हरे रंग के पौधे होते हैं, हरे रंग के पौधों में आप सबको पता है कि हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के समय पे छोड़ी जाती है उसका यूज करके पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि पौधों को अपने भोजन का निर्माण करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपने 3 परख नलियां ली, एक परख नली में आपने डाल दिया स्नेल, ठीक है, दूसरी परख नली में आपने एक जलीय पादप डाला, और तीसरी परख नली में आपने घोंघा और पादप दोनों को डाला, यानी कि स्नेल को और थोड़ा सा पादप दोनों को डाल दिया। तो खुद सोचिए कि परख नली में किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। उसी परख नली में सबसे ज्यादा होगी जिसमें आपका स्नेल है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड केवल स्नेल के रेस्पिरेशन की प्रोसेस से आता है। जो परख नली बी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका कुछ हिस्सा जो है वो प्रकाश निकलता तो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी, लेकिन उसका हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए वो यूज हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें कम हो गई। तीसरा जो हिस्सा है उसमें भी क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो होती है श्वसन के समय पे, लेकिन उसमें कुछ यूज हो जाएगा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उसमें दोनों में बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि पौधे भी क्या श्वसन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो बच्चों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्वसन के समय पे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, लेकिन चूंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, यूज कर ली जाती है ना, और प्रकाश संश्लेषण के समय पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि देखिए रात में, इसीलिए रात में पुराने जमाने में ये कहा जाता था, एक नियम है बच्चों कि शाम के बाद, कहते हैं कि शाम के बाद पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, पौधे सो जाते हैं, या अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पौधे जीवित होते हैं, वो रात में सो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको धर्म से भी जोड़ करके देखा जाता है ना। लेकिन उसका सबके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रात के समय में जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, तो उस समय पे क्या होता है बच्चों, पौधे श्वसन प्रक्रिया, तो देखिए श्वसन तो हर जीव अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर श्वसन की प्रक्रिया करता है, यानी कि वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है अपनी प्राणवायु के तौर पे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ऊर्जा का यूज अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। तो रात में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं बच्चों वो श्वसन प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना उसमें, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो पौधे रात में नहीं करते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड वायु नहीं मिलेगी आपको, इसलिए पौधों के बहुत आसपास रात में जाने के लिए रोक होती है। भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है बच्चों की अलग अलग तरीके से रोका जाता है, जो भी जिस तरीके से इंसान मान ले। कुछ लोग वैज्ञानिक तरीकों को मान लेते हैं और कुछ उसको फिर धर्म से जोड़ करके बता दिया जाता है कि रात में पौधे सो जाते हैं, उनके पास मत जाइए, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि रात के समय पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्या है कि ऑक्सीजन युक्त वायु वहां पे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। कल आप सही उत्तर पर निशान लगाइए, आपका बाकी है मैचिंग, मैंने कल ही आपको करा दिया था, ट्रू फॉल्स। बच्चों आज एक्सरसाइज आप लोगों ने स्टार्ट कर ली है, प्रश्न 4 तक आपका हो गया है। प्रश्न को मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों नोट करवा दिया है, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक जो है वो भी आपको क्लियर कर दिया है, समझा दिया है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए,
और आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी जाएगी। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद।